वायुमंडल में पवनों की गतियों को समझने के लिए कुछ आधारभूत सिद्धांतों को जानने की आवश्यकता है। वायुमंडल में मूल रूप से अधिकांशतः गतियों का जो संख्या है वो क्षैतिज रूप में पाई जाती है। क्षैतिज गतियाँ अधिक प्रभुत्व वाली हैं, जबकि लंबवत गतियाँ होती हैं लेकिन उनका अनुपात कम है। क्षैतिज गतियों को समझने के जो नियम हैं उनमें सबसे प्रथम है दाब प्रवणता बल या प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। दाब प्रवणता बल के लंबवत और क्षैतिज दोनों घटक होते हैं, परंतु इसका लंबवत संघटक पृथ्वी की गुरुत्व शक्ति से न्यूनाधिक संतुलन की दशा में रहता है। दाब में क्षैतिज भिन्नताएं ताप या यांत्रिक कारकों से उत्पन्न हो सकती हैं। वायु के जो पवन पेटियों के अध्ययन के अंतर्गत हम जानते हैं, पवन और वायु दाब पेटियों की पवन की जो वायु दाब में जो क्षैतिज भिन्नताएं पाई जाती हैं वो पवनों की गतियों से भी उत्पन्न हो सकती हैं और तापमान के अंतर से भी उत्पन्न हो सकती हैं। दाब प्रवणता बल वह है जो कि उच्च दाब के क्षेत्रों से निम्न दाब के क्षेत्रों की ओर वायु की गति को प्रेरित करता है। यद्यपि अन्य शक्तियां वायु को समदाब रेखाओं के आर पार सीधे चलने से रोकती हैं। समदाब रेखाएं निकट होने पर दाब प्रवणता तथा वायु की गति अधिक हो जाती है, दूर होने पर इनकी पवनों की गति कम हो जाती है। जैसे ये अगर समदाब रेखा देखें तो ये 1028 मिलीबार वायु दाब की है, ये 1024 मिलीबार 1016। तो इसमें वायु दाब प्रवणता उच्च दाब से, जैसे जल उच्च से निम्न कम ऊंचाई के क्षेत्र की ओर चलता है, वैसे वायु भी उच्च दाब से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर चलती है। तो यहाँ वायु दाब प्रवणता उच्च दाब यानी 1028 मिलीबार से 1016 मिलीबार की तरफ होगा, जबकि इस दूसरे केस में 1028 से 1020 की तरफ इस तरफ वायु दाब प्रवणता काम करेगी। जितनी वायु समदाब रेखाएं जितनी निकट होंगी उतनी वायु दाब प्रवणता अधिक होगी और समदाब रेखाओं के बीच दूरी बढ़ जाने से वायु दाब प्रवणता भी उतनी कम हो जाती है। दूसरा जो नियम है पृथ्वी के परिक्रमण से उत्पन्न विक्षेप बल, यानी कि जिसे हम कोरियोलिस बल भी कहते हैं। दाब प्रवणता बल पवन की गति को शुरू करता है, परंतु एक बार जब पवन चलने लगती है तो अन्य शक्तियाँ उस पर लागू होने लगती है। इनमें से एक है पृथ्वी के घूर्णन। अपने अक्ष के चारों तरफ पृथ्वी जो घूमती है उससे उत्पन्न होने वाली जो शक्ति है, पृथ्वी की इस गति के कारण, घूर्णन गति के कारण चलती हुई वायु के ऊपर एक अतिरिक्त बल कार्य करता हुआ दिखाई पड़ता है। पवन हर जगह दाब प्रवणता बल के अनुसार समदाब रेखा को समकोण पर पार नहीं करती, अपितु इस कोण से कुछ विचलन दिखाती है। यह विचलन पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम होता है तथा इसे कोरियोलिस बल या कोरियोलिस प्रभाव का नाम दिया जाता है। इस बल के कारण मूल रूप से गति करने वाले सभी तत्व जैसे जल की धारा, वायु या पवन अपनी गति के मार्ग से उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने गंतव्य क्षेत्र के बाईं ओर डिफ्लेक्टेड विक्षेपित हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। पवन के मार्ग में विक्षेप की यह मात्रा दो तथ्यों के समानुपाती होती है। दो तथ्यों के नंबर एक है चलती हुई पवन की क्षैतिज गति या वेग कितना है। वेग ज़्यादा होगा तो है ना कोरियोलिस बल भी ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा है पृथ्वी के किस अक्षांश की बात हो रही है। अक्षांश का साइन मूल्य लेते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में होता है त्रिकोणमिति में। तो अक्षांश अगर बड़ा है तो उसमें अधिक
कोरियोलिस बल की मात्रा अधिक हो जाएगी। जैसे भूमध्य रेखा पर साइन 0 का मान 0 होता है, तो इसीलिए वहाँ कोरियोलिस बल 0 ही होता है। जबकि ध्रुव पर अधिकतम होता है, क्योंकि साइन 90 का मान कितना है, 1। तो अक्षांशों के जो साइन मान है, साइन मूल्य है, वो 0 से 1 के बीच में रहते हैं। तो अधिकतम जो कोरियोलिस बल है वो ध्रुवों पर लागू होता है, इसी कारण ध्रुवों पर अधिकतम पाया जाता है। कोरियोलिस बल हमेशा पवन की गति की दिशा के समकोण पर कार्य करता है। कोरियोलिस बल अपने आप में जिस दिशा में पवन जा रही है, कोरियोलिस पवन किस दिशा में जाएगी, जहाँ दाब प्रवणता बल जिस दिशा में लागू होता है, और उसके समकोण पर कोरियोलिस बल लागू होगा। उत्तरी गोलार्ध में यह दाईं ओर, अभी आप बता ही चुके, दक्षिण गोलार्ध में बाईं तरफ लागू होता है। पृथ्वी के परिभ्रमण या घूर्णन से कोरियोलिस का लंबवत संघटक भी उत्पन्न होता है। चलो, इसका अधिक महत्व नहीं है, उसको हम बाद में देख लेंगे। यद्यपि कोरियोलिस बल का प्रभाव भूमि पर स्थित किसी व्यक्ति को वास्तविक जान पड़ता है, तथापि इस बल को आभासी बल की संज्ञा दी जाती है। बाहरी अंतरिक्ष से गतिमान वस्तुओं को देखा जाए तो उनमें कोई विक्षेप दिखाई नहीं पड़ेगा। वो ब्रह्मांड से या अंतरिक्ष से सभी वायु की धाराएं, जल की धाराएं, पवनें सीधी चलती हुई दिखाई पड़ेंगी। मिसाइल वगैरह भी अगर हम चलाते हैं तो। ब्रह्मांड के अन्य सितारों की तुलना में पृथ्वी के ऊपर मूल रूप से गतिमान वस्तुएं एक सीधी रेखा में यात्रा करती हैं, जबकि उनके नीचे स्थित पृथ्वी घूर्णन के कारण पश्चिम से पूर्व की ओर मुड़ जाती है। पृथ्वी से देखने वाले प्रेक्षक इस बात से अनजान होते हैं और उनको लगता है कि चलने वाली वस्तु है ना, जल या वायु, वो स्वयं मुड़ रही है। ये आपका कोरियोलिस बल के लिए हम इसको पवनों की दिशा को देख सकते हैं। ये उच्च दाब का क्षेत्र है, हाई प्रेशर, और ये भूमध्य रेखा पर लो प्रेशर का एरिया है, निम्न दाब का। पवनें उच्च दाब से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर चलनी चाहिए, लेकिन कोरियोलिस बल के कारण वो अपने दाईं ओर मुड़ जाती है। उत्तर से दक्षिण न चलकर वो अपने दाईं ओर मुड़ जाती है, यानी कि उनकी दिशा उत्तर पूर्वी हो जाती है। जैसे ये उच्च दाब का क्षेत्र है, उपोषण उच्च वायु दाब, और ये निम्न दाब का क्षेत्र है। पवनें तो यूँ चलनी चाहिए उच्च से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर, लेकिन अपने दाईं ओर मुड़कर उनकी दिशा दक्षिण पश्चिमी हो जाती है। तो उत्तरी गोलार्ध में ये दाईं ओर मुड़ती है, दक्षिणी गोलार्ध में ये अपने बाईं ओर मुड़ती है। इसको थोड़ा सा कारण रूप में भी समझ सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर घूर्णन करती है, तो सबसे अधिक गति भूमध्य रेखा पर घूर्णन की गति पाई जाती है, क्योंकि भूमध्य रेखा सबसे बड़ी, सबसे लंबी होती है, सबसे लंबी अक्षांश होता है, तो इस पर घूर्णन की गति सर्वाधिक होगी। जबकि 30-35 डिग्री अक्षांश पर घूर्णन की गति अपेक्षाकृत कम हो जाएगी, क्योंकि इस अक्षांश की लंबाई भूमध्य रेखा से कम है, और 60 डिग्री अक्षांश पर घूर्णन की गति और भी कम हो जाएगी। तो भूमध्य रेखा पर अधिकतम और ध्रुवों की ओर जाते हुए अक्षांशों पर न्यूनतम या न्यूनतर घूर्णन की गति पाई जाती है। 30 डिग्री अक्षांश से 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा की ओर आने वाली पवन न्यून घूर्णन गति के क्षेत्र से अधिक घूर्णन गति के क्षेत्र की ओर आती है। ठीक है, पृथ्वी कम गति से घूर्णन करती है, कहाँ, 30 डिग्री अक्षांश पर, और अधिक गति से घूर्णन करती है भूमध्य रेखा पर। तो न्यून गति से अधिक गति के घूर्णन गति के अक्षांशों की ओर आने से पवन पीछे छूट जाती है। तो पीछे छूट जाती है तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर आगे निकल जाती है, और पवन पीछे छूट जाने से उसकी दिशा क्या हो जाती है, उत्तर पूर्वी। ऐसे ही हम 30 से 60 डिग्री अक्षांश पर भी देख सकते हैं, है ना। 30 डिग्री अक्षांश पर घूर्णन की गति अधिक है और 60 डिग्री अक्षांश पर घूर्णन की गति कम है। तो अधिक घूर्णन गति से न्यून घूर्णन गति के क्षेत्र की ओर पवन चलेगी, तो वो
आगे निकल जाएगी, क्योंकि वो उसकी मूल जो गति है वो जहाँ से वो आती है उसकी गति अधिक है। तो आगे जाने का मतलब है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है तो पवनें पूर्व की ओर आगे निकल जाएंगी, यानी कि पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिमी हो जाती है। ये पछुआ पवनें हैं। तो कुल मिलाकर इसका निष्कर्ष ये है कि उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपने गंतव्य क्षेत्र के दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में गंतव्य क्षेत्र के बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ये आपका दिखाया इसमें। अगर अंतरिक्ष से हम देखें तो कोई पवन सीधे चलते हुए दिखाई पड़ेगी, ये अंतरिक्ष का मार्ग है। लेकिन पृथ्वी पर स्थित व्यक्तियों को, पृथ्वी पर स्थित जो व्यक्ति हैं उनको इस मार्ग का, इस गति का, सीधी गति का महसूस नहीं होगा। उनको आभासी रूप से चलती हुई पवन या धाराएं गोल गति करते हुए दिखेंगी, जबकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। और उसके कारण ये प्रभाव उत्पन्न होता है जिसे विक्षेप बल कहते हैं, कोरियोलिस बल। हम देख ही चुके हैं कि इस विक्षेप बल की मात्रा गतिमान वायु के वेग तथा अक्षांश के अनुसार परिवर्तनशील है। जितनी अधिक गति पवन की होगी एक दिए गए समय में, यह पवन उतनी अधिक दूरी को पार करेगी तथा पृथ्वी का घूर्णन का प्रभाव उतना अधिक होगा। कोरियोलिस बल केवल तभी अस्तित्व में आता है जब पृथ्वी के सापेक्ष पवन कोई गति करती है। यदि कोई पवन न हो तो यह बल लागू नहीं होगा। एक और अन्य बल है जिसे हम जियोस्ट्रोफिक या भू विक्षेपी पवन कहते हैं। जियोस्ट्रोफिक पवन ये अलग सिद्धांत के अनुसार गति करती है। पवन के प्रभाव पर पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव केवल धरातल के निकट ही महत्वपूर्ण नहीं है। निकट ही महत्वपूर्ण होता है। पृथ्वी से ऊपर कुछ किलोमीटर की ऊंचाई पर घर्षण प्रभाव नगण्य हो जाता है। घर्षण का प्रभाव धरातल पर ही ज़्यादा है। यदि पवन पर केवल दाब प्रवणता बल लागू हो तो इसके फलस्वरूप पवनें दाब प्रवणता के अनुसार बढ़ती हुई गति से ही प्रवाहित होती हुई दिखेंगी। केवल एक ही बल हो, दाब प्रवणता, जो वायु समदाब रेखाओं में अंतर से उत्पन्न होता है, तो गति बढ़ती जाएगी। लेकिन दूसरी ओर यदि कोरियोलिस बल सर्वप्रमुख होता तो पवनें गोलाकार चलने लगती, क्योंकि कोरियोलिस बल दाईं या बाईं ओर मोड़ता जाता है चलती हुई पवन को। वास्तविकता में पवन की दिशाएं विभिन्न शक्तियों या बलों के मध्य एक संतुलन की दशा बनाए रखती है। इन संतुलनों में स्ट्रोफिक संतुलन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो कि दाब प्रवणता और कोरियोलिस बल के मध्य पाया जाता है। यह संतुलन वायुदाब में की जो प्रवणता है और कोरियोलिस बल, इन दोनों के बीच पाया जाता है। जियोस्ट्रोफिक पवन को अगर हम देखें तो ये 1020 मिलीबार की समदाब रेखा है, मान लो इधर, और ये 1015 की समदाब रेखा है। तो दाब प्रवणता बल किस दिशा में लागू होगा? अधिक वायुदाब से कम वायुदाब के क्षेत्र की ओर। कोरियोलिस बल किस तरफ लागू होगा? उसके विपरीत दिशा में। और जियोस्ट्रोफिक जो पवन है वो किस दिशा में होगी? वो इन दोनों के संतुलन को दिखाएगी। दाब प्रवणता बल ऊपर की ओर, कोरियोलिस बल या विक्षेप बल नीचे की ओर विपरीत दिशा में, और इन दोनों के संतुलन के फलस्वरूप पवन अपने दाईं ओर मुड़ी है। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ी है, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ेगी। तो पवन ऐसे अपने दाईं ओर मुड़ जाती है। तो समकोण पर, है ना, इन या तो कह लीजिए कि इन समदाब रेखाओं के समानांतर, है ना, या पवन की गति के समकोण पर मुड़ जाती है, तो उसे हम जियोस्ट्रोफिक पवन कहते हैं।
ऐसी पवन जो घर्षण के प्रभाव से रहित केवल दो पवन के जो दो बलों के प्रभाव को दिखाती है। कौन से? दाब प्रवणता बल और कोरियोलिस बल, इन दोनों के संतुलन को दिखाती है। ये पवन जियोस्ट्रोफिक पवन ऊपरी वायुमंडल की पवन है, ऊपरी वायुमंडल में पाई जाती है। ऊपरी वायुमंडल की धरातल पर ऐसी पवनें लागू नहीं होती हैं। ऊपरी वायुमंडल में जब भी निम्न दाब के क्षेत्र की ओर पवनें चलने लगती हैं तो तुरंत उस पर कोरियोलिस बल कार्य करना शुरू कर देता है और ये उसको उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में पवन को बाईं ओर मोड़ देता है। यदि यह पवन और समकोण पर तो मुड़ी, वो इन दोनों बलों के संतुलन के प्रभाव स्वरूप जियोस्ट्रोफिक पवन उत्पन्न हुई। लेकिन यह पवन अधिक मात्रा में दाईं ओर और मुड़ना जारी रखे तो यह दाब प्रवणता के कारण मंद पड़ने लगेगी, क्योंकि वो वापस और ज़्यादा मुड़ने पर, दाईं ओर मुड़ने पर उच्च दाब के क्षेत्र की ओर चलने की प्रवृत्ति दिखाएगी, जबकि उच्च दाब के क्षेत्र की ओर जाना पवन के लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि पवन तो उच्च से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर चलती है। इसलिए कोरियोलिस बल कमजोर पड़ने लगता है। चूंकि कोरियोलिस बल पवन की गति के समानुपाती होता है, इसलिए पवन अपने दाईं ओर मुड़ने की प्रवृत्ति एक हद तक ही जारी रख पाती है। दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध में जियोस्ट्रोफिक पवनें सीधी समदाब रेखा के समानांतर इस प्रकार चलती है कि निम्न दाब का क्षेत्र उनके बाईं ओर तथा उच्च दाब का क्षेत्र उनके दाईं ओर हो जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में ये उलट होगा। इस उच्च और निम्न दाब के संदर्भ में पवनों की गति के नियम को हम बाइज बेलेट नियम भी कहते हैं। जियोस्ट्रोफिक पवन पे लागू होता है या ऊपरी वायुमंडल में। जियोस्ट्रोफिक पवन का वेग अक्षांशों के मान के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। जितना बड़ा अक्षांश होगा उतना जियोस्ट्रोफिक पवन का वेग कम होगा। जियोस्ट्रोफिक पवन द्वारा प्राप्त की गई अंतिम गति दाब प्रवणता बल तथा वायु राशि की अक्षांशीय स्थिति पर निर्भर करती है। दाब प्रवणता जितनी अधिक होगी जियोस्ट्रोफिक पवन की गति भी उतनी अधिक हो जाएगी। फिर भी जियोस्ट्रोफिक पवन 2-3 कारकों से आंशिक सत्य मानी जाती है। पहला क्या है? धरातल के निकट चलती हुई पवन को बड़ी मात्रा में घर्षण प्राप्त होता है, इसलिए जियोस्ट्रोफिक पवन की आदर्श दशा निम्न वायुमंडल में पाई नहीं जाती। ये ऊपरी वायुमंडल पे लागू होती है। और ऊपरी वायुमंडल में भी पवनें कभी भी सतत नहीं होती है। ये पवनें सीधी रेखाओं में प्रवाहित न होकर एक घुमावदार मार्ग पर चलती है। तो जियोस्ट्रोफिक पवन तो सीधे चलनी चाहिए अक्षांश समदाब रेखाओं के समानांतर, लेकिन ऊपरी वायुमंडल में भी जियोस्ट्रोफिक पवन पूरी तरह से लागू होती हुई दिखाई नहीं पड़ती है। अगली जो पवन है, जो पवनों के चलने के सिद्धांत को दिखाती है, वो है ग्रेडियंट पवन। ग्रेडियंट पवन ऐसी पवन है जिसे प्रवणता पवन भी कहते हैं। जब समदाब रेखाएं सीधी ना होकर वक्राकार होती हैं। समदाब रेखाएं जियोस्ट्रोफिक पवनों में तो सीधी मानी गई, लेकिन इसमें समदाब रेखाएं मुड़ी हुई होती हैं, तो पवनें भी सीधी न चलकर वक्राकार चलने लगती है। ऐसी दशाओं में पवनों को जियोस्ट्रोफिक न कहकर उन्हें ग्रेडियंट पवन कहा जाता है। ये जियोस्ट्रोफिक पवन तो दाब प्रवणता बल और कोरियोलिस बल के संतुलन से उत्पन्न होती है, जबकि ग्रेडियंट जो पवन है या प्रवणता पवन है, ये दाब प्रवणता बल, कोरियोलिस बल और गोल घूमती हुई, चूँकि ये पवनें हैं तो उन पर एक केंद्र से बाहर की ओर निकलने वाली ऊर्जा या बल है, जिसे अपकेंद्रीय से बल बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
इन तीन बलों के संतुलन का परिणाम होती है ग्रेडियंट पवन। जियोस्ट्रोफिक पवन में दो बलों का, शक्तियों का संतुलन है, जबकि ग्रेडियंट पवन में तीन का है। सैद्धांतिक रूप से दाब प्रवणता बल पवन को एक सीधी रेखा में चलने की प्रवृत्ति रखता है, परंतु जैसे ही पवन गति करती है तो कोरियोलिस बल इसे वक्राकार मार्ग पर चलने को बाध्य कर देता है। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, है ना, वक्राकार मार्ग। यदि पवन की गति वक्राकार समदाब रेखाओं के सहारे हो तो अपकेंद्रीय बल विकसित हो जाते हैं। ये तीसरा बल आ जाता है कि अगर समदाब रेखाएं सीधी न हो, वो खुद ही घूमी हुई वक्र हो, मुड़ी हुई हो, तो ऐसी गोल गति की पवनों के साथ अपकेंद्रीय बल भी विकसित होगा, जो कि पवन को केंद्र से बाहर की ओर खींचने की प्रवृत्ति दिखाएगा। परंतु पवन का वक्राकार मार्ग वृत्त की केंद्र की ओर कार्य करने वाली शक्ति अर्थात अभिकेंद्रीय बल, जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्रीय बल, वो उसके द्वारा बनाए रखा जाता है। हालांकि सैद्धांतिक रूप से ये दोनों बल बराबर होते हैं, किंतु ये विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। वक्राकार मार्ग पर चलने वाले पवनें कहाँ मिलेंगी? चक्रवात या प्रति चक्रवात में गोल गति करती हैं, जिनमें जियोस्ट्रोफिक पवन में पाया जाने वाला संतुलन समाप्त हो जाता है, क्योंकि इसमें गति कैसी है? सीधी न होकर वक्राकार है। एक उच्च दाब के केंद्र के चारों ओर दाब प्रवणता बल केंद्र से बाहर की ओर कार्य करता है तथा केंद्र की ओर लागू होने वाला कोरियोलिस बल द्वारा संतुलित होता है। उच्च दाब का जो केंद्र है, उच्च दाब के केंद्र के चारों ओर दाब प्रवणता बल केंद्र से बाहर की ओर होगा और कोरियोलिस बल उल्टा केंद्र की ओर होगा। उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल पवन की गति को दाईं ओर विक्षेपित करता है। वहाँ विकसित पवन प्रवाह उच्च दाब के केंद्र के घड़ी की दिशा में हो जाता है, जबकि निम्न दाब के केंद्र के चारों ओर केंद्र की ओर काम करने वाला दाब प्रवणता बल बाहर की ओर काम करने वाले कोरियोलिस बल द्वारा संतुलित किया जाता है। इसके फलस्वरूप उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रवाह घड़ी की दिशा के विपरीत हो जाता है। इस तथ्य को हम यहाँ देख सकते हैं। ये उच्च दाब का क्षेत्र है, यानी कि हाई प्रेशर का एरिया, यानी कि प्रति चक्रवात, है ना। अंदर की ओर 1025, फिर 1020, 1015 बाहर की ओर निकलते। तो समदाब रेखाएं दाब प्रवणता बल ऐसे उच्च दाब के केंद्रीय प्रति चक्रवात में कहाँ है? दाब प्रवणता बल बाहर की ओर है, जबकि कोरियोलिस बल इसके विपरीत दिशा में केंद्र की ओर लागू होगा। तो इन दोनों के संतुलन के कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपने दाईं ओर मुड़ जाएंगी कोरियोलिस प्रभाव से, यानी कि वो घड़ी की सुई की दिशा में चलने लगेंगी प्रति चक्रवात में। जबकि चक्रवात या निम्न दाब का केंद्र में ये अंदर निम्न दाब के समदाब रेखाएं बाहर की ओर अधिक है, तो दाब प्रवणता बल केंद्र की ओर है और कोरियोलिस बल बाहर की ओर है। तो इन दोनों के फलस्वरूप दाब प्रवणता बल की ओर पवनें चलेंगी अंदर की ओर, और अंदर की ओर चलते हुए पवनें वो अपनी दाईं ओर मुड़ जाएंगी। दाईं ओर मुड़ने से यानी कि वो घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत हो जाएगी। पवनों का प्रवाह जहाँ भी चक्रवाती होता है वहाँ पवनें वक्राकार मार्ग पर समद्राव रेखा के समानांतर बहती हैं, किंतु अपकेंद्रीय बल कोरियोलिस बल के साथ मिलकर प्रवणता बल का प्रतिरोध करता है। अतः समान दाब प्रवणता होने पर
चक्रवातीय प्रवाह की पवनें जियोस्ट्रोफिक पवन से कमज़ोर होती हैं, जियोस्ट्रोफिक पवनों से कमज़ोर होती है, इसलिए इनको सब जियोस्ट्रोफिक या जियोस्ट्रोफिक से कमज़ोर कम जो है उस नाम से जाना जाता है। जबकि प्रतिचक्रवातीय पवन संचार में अपकेंद्रीय बल दाब प्रवणता बल को मजबूत करता है, बाहर की ओर लागू जो दाब प्रवणता बल है। अतः प्रतिचक्रवात में ग्रेडियंट पवनों का प्रवाह जियोस्ट्रोफिक पवनों से शक्तिशाली होता है, इसलिए इसे सुपर जियोस्ट्रोफिक प्रवाह कहा जाता है प्रतिचक्रवात में। इसको यहाँ अगर देखें तो ये उच्च दाब का केंद्र है, यानी कि प्रतिचक्रवात है, ये निम्न दाब का केंद्र है। तो जियोस्ट्रोफिक पवनें केवल दाब प्रवणता बल और कोरियोलिस बल के संतुलन का परिणाम होती है, जबकि ग्रेडियंट पवन में तीसरा तत्व भी आ जाता है जिसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अपकेंद्रीय बल जो केंद्र से बाहर की ओर लागू होता है, सेंट्रीफ्यूगल। तो इसमें दाब प्रवणता बल केंद्र से बाहर की ओर है, केंद्र से बाहर की ओर, और इसको संतुलित करने वाला कोरियोलिस बल केंद्र की ओर लागू होता है। लेकिन इस दाब प्रवणता बल को मजबूती दे रहा कौन? अपकेंद्रीय बल, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसलिए दाब प्रवणता बल के कारण पवनों की गति उत्पन्न होती है, अपकेंद्रीय बल उसको और मजबूत बना देता है। तो जियोस्ट्रोफिक पवनों से ज़्यादा शक्तिशाली पवनें आपके प्रतिचक्रवात में पाई जाएंगी, जबकि चक्रवात में दाब प्रवणता बल केंद्र की ओर है और कोरियोलिस बल बाहर की ओर है। कोरियोलिस बल के साथ अपकेंद्रीय बल भी बाहर की ओर लागू होता है। तो पवनों की गति दाब प्रवणता बल के कारण है जो कि केंद्र की ओर लागू होता है। तो दाब प्रवणता बल को कमज़ोर करने वाली दो शक्तियां बाहर की ओर लागू हो रही हैं, कोरियोलिस और अपकेंद्रीय बल। इसलिए पवन की गति जियोस्ट्रोफिक पवन से चक्रवात में जो पवन की गति हो कम हो जाती है, इसलिए इसको सब जियोस्ट्रोफिक कहा जाता है। सब जियोस्ट्रोफिक यानी उस जियोस्ट्रोफिक पवन से जो गति कम है। एक उच्च दाब के केंद्र पर बाहर की ओर कार्य करने वाला दाब प्रवणता बल केंद्र की ओर कार्य करने वाले कोरियोलिस बल द्वारा संतुलित होता है, परंतु मार्ग के वक्र रूप को बनाए रखने के लिए कोरियोलिस बल इतना शक्तिशाली होना चाहिए कि वह दाब प्रवणता बल को संतुलित कर सके एवं पवन को अंदर की ओर त्वरण या एक्सीलरेशन प्रदान कर सके। अर्थात कोरियोलिस बल दाब प्रवणता बल से अधिक होना चाहिए ताकि वह पवन को सीधी रेखा में प्रवाहित करने की प्रवृत्ति पर काबू पा सके। दूसरी ओर निम्न दाब के चक्रवातीय प्रवाह में दाब प्रवणता बल कोरियोलिस बल से अधिक होना आवश्यक है, क्योंकि इसमें केंद्र की ओर लागू होता है। क्योंकि कोरियोलिस बल की मात्रा पवन की गति के समानुपाती होती है, इसका परिणाम यह होता है कि समान दाब प्रवणता होने पर प्रतिचक्रवातीय पवनों की गति चक्रवातीय पवनों से अधिक होती है। अगर दाब प्रवणता समान हो तो प्रतिचक्रवातीय पवनों की गति चक्रवातीय पवनों से अधिक होगी। यद्यपि वास्तविक वायुमंडल में हम देखते हैं कि सर्वाधिक शक्तिशाली पवनें निम्न दाब के चक्रवातों से जुड़ी होती है। यह विरोधाभास उस समय खत्म हो जाता है जब हम इस बात को याद करते हैं कि चक्रवातों में दाब प्रवणता प्रतिचक्रवातों से अधिक पाई जाती है। अगर दोनों में दाब प्रवणता समान हो तो प्रतिचक्रवातों में ज़्यादा शक्तिशाली पवनें उत्पन्न होती हैं, ज़्यादा शक्तिशाली पवनें पाई जाएंगी। फिर एक बल है जिसे घर्षण जनित बल कहते हैं। ये पृथ्वी के धरातल के निकट धरातल जनित घर्षण
ये वो पवन की गति को कम करने में अपनी भूमिका निभाता है। ऊपरी वायुमंडल की जियोस्ट्रोफिक पवन में इस प्रकार का घर्षण प्रभाव नहीं होता है। जितना धरातल के निकट आएंगे उतना घर्षण प्रभाव बढ़ता जाएगा, बल्कि पृथ्वी की जो निचली परत है उसको प्लैनेटरी बाउंड्री लेयर भी कहा जाता है, क्योंकि ग्रह के आसपास पहुंचते पहुंचते नीचे के 1-2 किलोमीटर तक आते आते बहुत अधिक घर्षण प्रभाव उत्पन्न होता है। तो ये इस घर्षण प्रभाव को दिखाने के लिए प्लैनेटरी बाउंड्री लेयर शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। इस प्लैनेटरी बाउंड्री लेयर यानी कि पृथ्वी के आसपास के 1-2 किलोमीटर के वायुमंडल में घर्षण के कारण पवन की गति कम हो जाती है। पवन की गति में इस कमी के साथ साथ कोरियलिस बल भी कमज़ोर पड़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप दाब प्रवणता बल अपेक्षाकृत शक्तिशाली होने लगता है। प्रवाहित पवन को निम्न दाब के क्षेत्र की ओर मोड़ने की प्रवृत्ति दिखने लगती है। इसके फलस्वरूप धरातलीय पवनें समदाब रेखाओं के समानांतर न चलकर समद्र रेखाओं से हल्का कोण बनाते हुए पाई जाती हैं। ये 1020 मिलीबार 1015 मिलीबार का समदाब रेखाएं हैं, तो दाब प्रवणता 1015 मिलीबार की तरफ होगी। कोरियलिस बल इसके विपरीत दिशा में लागू होगा, लेकिन इन दोनों के संतुलन के कारण समकोण पर पवन चलनी चाहिए, जो कि जियोस्ट्रोफिक पवन है। लेकिन जियोस्ट्रोफिक पवन तो घर्षण रहित पर्यावरण में ऊपरी वायुमंडल में पाई जाती है। पृथ्वी पर धरातल से घर्षण के कारण एक तीसरा बल और उत्पन्न होता है। इन तीन बलों के संतुलन के कारण जो पवन चलती है वो धरातल पर चलने वाले पवन एक अलग कोण पर मुड़ जाती है, समकोण पर न मुड़कर एक कण। तो ये विशेष कोण पर मुड़ी हुई पवन धरातलीय सतह के निकट घर्षण प्रभाव के कारण उत्पन्न हुई मानी जाएगी।